हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जो आपका नॉलेज ऑफ एक्ट से रिलेटेड पार्ट है 10 नंबर का, उसके वीडियोस स्टार्ट हो गए हैं चैनल पर। कुछ वीडियोस हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके जो और लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं, जिन्होंने भी इसका फॉर्म फिल किया है, उनको भी ये वीडियोस मिल सकें। एंड हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जनरल हिंदी की। इंग्लिश की क्लासेस जो हैं उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-3 डेज़ में उनको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज की जो क्लास है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, यानी बाल श्रम निषेध और विनियमन विधेयक 1986। इनकी जितने भी एक्ट हैं आपके कोर्स में, उनकी जो भी आपकी फुल फॉर्म हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस आपको फुल फॉर्म बेस्ड ही मिल जाए, ठीक है। तो ये जो विधेयक है वो क्या है? कुछ क्षेत्रों में 14 या 15 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनका काम करना निषिद्ध होता है, यानी कि वर्जित होता है। कई अधिनियमों में इस पर रोक लगाई गई पर कुछ नहीं हुआ। तब यह तय करने के लिए कुछ ऐसे रोजगार, कुछ ऐसे निर्दिष्ट रोजगार जिनको उस अधिनियम विधेयक में लिखा गया है, में 14 वर्ष से और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार करना निषिद्ध है, ठीक है, बिल्कुल मना है। उन रोजगारों में आप बच्चों को काम पर नहीं रख सकते। तो इस वजह से ये अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। 1986 का जो अधिनियम 61, बाल अधिनियम 61 जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 61 है। बाल श्रम निषेध और विनियमन विधेयक 1986 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। फिर 23 दिसंबर 1986 को ये बाल श्रम के रूप में पारित हो गया। जितने भी आपके एक्ट हैं उनकी जो भी पारित करने की डेट है वो आपको पता होनी चाहिए। किसने उसको पारित किया ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाल श्रम निषेध और विनियमन विधेयक 1986 का 61 में कानून की किताब में आया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, इस अधिनियम में 26/5/1993 और 3/9/2001 को निरसन व संशोधन हुआ। 26 मई 1993 व 3/9/2001 को इसमें संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बालक का अर्थ क्या है। तो बालक का अर्थ यह वह बच्चा होता है जिसने 14 वर्ष पूरे ना किए हों व ऐसे स्थानों पर काम करना जहां पर उसे अंशकालिक व पूर्णकालिक आधार पर किसी भी प्रकार का श्रम में शामिल होने व नियोजित होने के लिए मजबूर किया गया हो, ठीक है। तो ऐसा जो बच्चा है, इसमें बालक की परिभाषा क्या है कि जिस बच्चे ने 14 वर्ष, अपने जो ईयर हैं 14 वर्ष हैं वो पूरे ना किए हों, ठीक है, और उसको काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या होता है? तो बाल श्रम का प्रमुख कारण है गरीबी। जब परिवार गरीब होता है, माता पिता गरीब होते हैं, उनके लिए खाना ही नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वो लोग जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सभी काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। वो उनकी मजबूरी हो जाती है। और उनमें फिर जब वो काम करने के लिए जाएंगे, जब उन्हें भरपेट भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, तो शिक्षा की भी कमी होगी। माता पिता का जागरूक ना होना। अब यहीं पर अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर माता पिता जागरूक हों, गरीब होने पर भी अगर माता पिता को यह पता हो कि शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क है और उनको वहाँ पर मिड डे मील का भोजन भी दिया जा रहा है, तो माता पिता क्या बच्चे से काम कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर ये बात लागू होती है कि अगर माता पिता जागरूक नहीं हैं तो भी बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास शामिल है इसमें। अगर जो व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो राज्य के क्षेत्र की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो अगर उन ऐसे क्षेत्रों में जाकर, जो गरीब लोग हैं उनके क्षेत्रों में जाकर इस सभी कानून के बारे में बताए कि भाई शिक्षा का अधिकार ये होता है, बाल श्रम का अधिकार ये होता है, मीटिंग्स करें, जो गरीब अनपढ़ लोग हैं उनके माता पिता बच्चों के, उनको सिखाए समझाए कि हमारे अधिकार ये होते हैं, तो जो माता पिता हैं वो किसी भी हालत में अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है वो भी कमज़ोर दिखाई देती है। बाल श्रम में बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, साथ ही उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक विकास का हनन होता है। जब छोटे स्तर से ही बच्चे को काम में धकेल दिया जाएगा तो ना ही उसका शारीरिक विकास हो पाएगा,
ना ही उसका सामाजिक और नैतिक विकास हो पाएगा, और वो मानसिक रूप से भी परेशान रहेगा यह देखकर कि जहाँ पर हमारे उम्र के जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन हम उसी उम्र में हम क्या कर रहे हैं, अपने घर के और लोगों का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल व कार्य के बीच सामंजस्य बिठाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल में भी पढ़ते हैं और काम भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए दोनों जगहों पर सामंजस्य बिठाना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे आपराधिक संस्थाओं के लिए आसान साधन होते हैं। आप देखते हैं कि कुछ बच्चों को बहला फुसला कर अपराध कराया जाता है, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है, ठीक है, चोरी कराई जाती है। इस तरह के जो गलत काम होते हैं कि भाई अगर आप ये करोगे तो हम आपको ज़्यादा रुपए देंगे, ठीक है, आपको मेहनत भी नहीं करनी होगी, थोड़े से ही काम के आपको ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरह जो आपराधिक संस्थाएं होती हैं वो गरीब परिवारों को मतलब बहला फुसला कर उनके बच्चों से गलत काम कराती हैं, तो वो एक्टिव हो जाती हैं उस संस्था में, उस जगह पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो सेक्शन हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। बनाकर, अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े होंगे तो बनाकर तो आप लिख ही सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, तो समझना आपका ज़रूरी है यहाँ पर। तो देखते हैं धारा 3 क्या कहती है। धारा 3 जो है वो, इस धारा में बच्चा परिवार के व्यवसाय को छोड़कर, जिसमें उसकी स्कूली शिक्षा में कोई व्यवधान ना हो, किसी भी दूसरे कार्य को नहीं कर सकता, और परिवार का व्यवसाय भी वह होना चाहिए जो आपका हानिकारक ना हो, ठीक है, जिससे बच्चे पर कोई चोट ना हो। इस तरह का कार्य अगर है तो पारिवारिक व्यवसाय में बच्चा थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, जिसमें उसकी स्कूली शिक्षा में कोई व्यवधान ना हो। बच्चा एक कलाकार के रूप में कार्य कर सकता है। अब कलाकार क्या, सर्कस का व्यक्ति? तो बिल्कुल नहीं, इसमें सर्कस शामिल नहीं है। कलाकार से आशय है जिस कार्य को बच्चा पेशे या शौक के रूप में करता है, जैसे कि खिलाड़ी बन जाना, अभिनेता बन जाना। तो इसमें भी क्या है कि 6 घंटे से अधिक आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें ये निश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल की जो शिक्षा है उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। स्कूल भी करें और खिलाड़ी और अभिनेता जैसे जो कार्य हैं वो भी बच्चा कर सकता है। धारा 4 में केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि वे इस अधिनियम में कानून प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है और संशोधन कर सकती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो अमेंडमेंट होता है, जो कोई भी विधेयक या अधिनियम होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, जिनमें आगे जो समाज बढ़ता है उसके अनुसार आगे संशोधन होते रहते हैं। तो वो जो केंद्र सरकार को शक्ति है वो धारा 4 में दी गई है। अब देखते हैं कि धारा 5 क्या है। तो धारा 5, संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और साथ ही 10 सदस्य होंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं कि जो तकनीकी सलाहकार समिति है उसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। और समिति को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अन्य और छोटी एक या एक से अधिक उप समितियों का गठन भी कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड धारा 7 जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपके जो बच्चे के कार्य के घंटे से संबंधित ये धारा है, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि 3 घंटे कार्य करने के बाद में 1 घंटा उसको विश्राम देना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको लगातार काम करते रहना है, 3 घंटे के बाद 1 घंटा उसको विश्राम देना है। और विश्राम अवधि को मिलाकर कार्य अवधि जो है वो 6 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ सुबह 8 से पहले और शाम 7 के बाद काम नहीं ले सकते हैं, और साथ ही दोहरा कार्य नहीं ले सकते। जैसे होता है ना फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, कि सुबह भी काम कर लिया और रात में भी काम करे, तो ऐसा हम बाल श्रमिकों के साथ में नहीं कर सकते हैं। उनको टोटल 6 घंटे काम उनसे लेना है, जिसमें से उनकी विश्राम की अवधि भी शामिल है। और सुबह 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद जो है वो उनसे काम नहीं ले सकते हैं। तो ये दोनों ही धाराएँ बहुत ज़रूरी हैं। धारा 8 है यहाँ पर कि साप्ताहिक छुट्टी से संबंधित सप्ताह में पूरे 1 दिन की छुट्टी आवश्यक है। साप्ताहिक छुट्टी की सूचना अपने स्थान पर लिखित रूप में, जो व्यवसायी है उसको लिखित रूप में दुकान पर लिखना होगा, ठीक है, प्रदर्शित करना होगा। धारा 9 देखते हैं। तो यह है, वह व्यक्ति जो किशोरों को कार्य के लिए रखता है वह निरीक्षक को समय समय पर निम्न सूचना लिखित रूप में देगा। कौन कौन सी सूचना लिखित रूप में देगा?
तो जैसे कि प्रतिष्ठान का नाम, पता, प्रबंधक का नाम, पत्राचार का पता, व्यवसाय व उसकी प्रक्रिया की प्रकृति, ठीक है। क्योंकि निरीक्षक क्या होते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाकर देखें कि किसी भी व्यवसाय में कितने बाल श्रमिक जुड़े हुए हैं और उनसे किस प्रकार का काम लिया जा रहा है। अगर उनसे गलत काम लिया जा रहा है तो वो उस बच्चे को वहाँ से निकालने की जो जिम्मेदारी भी होती है वो निरीक्षक की ही होती है, ठीक है। धारा 8 व 9 पारिवारिक व्यवसायों पर लागू नहीं होंगे। अब बात करते हैं धारा 10 की। तो अगर किसी बालक की आयु के संबंध में निरीक्षक व अधिष्ठा के बीच विवाद उत्पन्न होता है कि भाई निरीक्षक को लग रहा है कि जो बच्चा है बाल श्रमिक है वो 12-13 साल का ही है और उससे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, बट अधिष्ठाता जो है, जो दुकान वाला है, जो व्यवसाय करता है, वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं, बच्चा जो है वो 14 साल से ऊपर है, यानी कि ये बच्चा बाल श्रमिक नहीं है। और निरीक्षककर्ता को अगर डाउट होता है तो वो जिला चिकित्सा अधिकारी से जाकर उस किशोर का अस्थि विकास परीक्षण या अन्य जो परीक्षण होते हैं आयु निर्धारण के लिए वह करा सकता है, ठीक है। तो ये कौन कराता है परीक्षण? निरीक्षक कराता है। और किससे कराता है? जिला अधिकारी पदाधिकारी से, ठीक है। तो ये जो है चिकित्सा से संबंधी धारा 10 में है। आयु निर्धारण से संबंधित धारा 11 की बात करते हैं। तो प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा किशोरों के नियोजन के संबंध में रजिस्टर रखा जाएगा कि उस दुकान वाले, उस व्यवसायिक के पास में कितने किशोर काम कर रहे हैं और किशोरों से किस तरह का काम लिया जा रहा है। किशोरों का नाम, जन्म तिथि, कार्य घंटे, कालावधि, विश्राम अंतराल, कार्य की प्रकृति आदि जो है वो लिखित रूप में रजिस्टर में अंकित होनी चाहिए। जब भी निरीक्षक आएगा और वो रजिस्टर मांगता है तो जो अधिष्ठाता है उसको वो रजिस्टर देना होगा। तो ये जो किशोरों के नियोजन से संबंध में रजिस्टर की जो धारा है वो धारा 11 है, ठीक है। देखिए धारा 12 की बात करते हैं तो सूचनाओं के प्रदर्शन से संबंधित है। धारा 3A में की बात करते हैं तो इसमें वो रोजगार हैं जो प्रतिबंधित हैं, जिसमें बाल श्रम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। और धारा 14 जो है वो इन धारा 3A में जो व्यवसाय हैं अगर उनमें बाल श्रम होता हुआ दिखेगा तो धारा 14 में उन व्यवसायों से संबंधित दंड प्रक्रिया है, ठीक है। तो दोनों ही धाराएं आप समझ गए होंगे कि धारा 14 जो है वो दंड से संबंधित है। प्रत्येक अधिष्ठाता कार्यस्थल पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में निर्धारित व्यवसाय के दौरान होने वाली गलती के दंड का प्रावधान को लिखेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि वो ये शो कर देंगे अपने व्यवसाय, अपनी दुकान पर कि अगर आप मेरे यहाँ किशोर होते हुए भी, बाल श्रमिक होते हुए भी काम करने के लिए आते हो और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो निर्धारित गलती पर आपको यह दंड मिलेगा। तो जो बच्चा होगा उसमें अगर समझ होगी थोड़ी सी भी तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ, हम अगर ये गलती करेंगे तो हमें इतना कठोर दंड मिलेगा, तो हम इस दुकान पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सूचनाओं का प्रदर्शन से संबंधित जो धारा है वो धारा 12 है। धारा 13 जो है वो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है। केंद्र व राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में नियोजित किशोरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित नियम बना सकते हैं। जैसे कि जिस जगह पर बच्चा बाल श्रमिक वर्क कर रहा है वह कार्यस्थल पर साफ सफाई, कचरा मुक्त स्थान होना चाहिए, तापमान वहाँ का सही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो चूड़ियाँ बनती हैं उस कांच का काम होता है, इस तरह में क्या होता है कि बंद कमरे में ही बच्चों को काफ़ी दिनों तक रखा जाता है, वहाँ का तापमान भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगहों से बच्चों को मुक्त कराना भी इस अधिनियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। धूल एवं धुआं मुक्त होना चाहिए। प्रकाश और पीने के जल, शौचालय व मूत्रालय की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। धारा 14 हमने बताया था पहले कि दंड प्रावधान है, तो इसके लिए ये PDF है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि 14(1) जो है वो किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चे का काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना तथा बालक की कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं नियमों का उल्लंघन करने के लिए 6 माह से 2 साल तक की सज़ा और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, मतलब सज़ा भी और जुर्माना, ये दोनों ही अपराध के रूप में, दंड के रूप में आपको देने होंगे, ठीक है। 14A इसी तरह से देख लीजिए कि इसमें सूची में निर्धारित खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में किशोर को काम करने के लिए नियुक्ति करना व काम करने की अनुमति देने से संबंधित है। इसकी भी जो सज़ा है वो पहले की तरह ही है। धारा 14B में है कि यदि बच्चे और किशोर के माता पिता या अभिभावक द्वारा ये अपराध पहली बार किया जाता है, कि जैसे उनको नियम के बारे में जानकारी नहीं है और वो अपने व्यवसाय में ही इस तरह अपने बच्चे को शामिल कर लेते हैं, ठीक है,
या फिर ऐसा होता है कि माता पिता जागरूक नहीं होते हैं और वो गरीब हैं और उन्होंने अपने बच्चे को इस कार्य के लिए भेज दिया, उनसे ये अपराध पहली बार हुआ, तो दंड के रूप में उन्हें कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। उनको समझाकर कि भाई ऐसा भी कानून है, आप दोबारा ऐसी गलती ना करें, ठीक है। धारा 14(2) जो है वो ऊपर वर्णित वर्गों में किया गया अपराध यदि बच्चे किशोर दोनों के मामले में दोहराया जाता है, मान लीजिए माता पिता दोबारा वो गलती कर देते हैं या अधिष्ठाता या व्यवसायिक जो है वो दोबारा अपनी इस गलती को दोहराता है, तो कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास व दंड जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। धारा 14(2)(a) जो है यदि माता पिता या अभिभावक अपने अपराध को दोबारा दोहराते हैं तो पहले तो उनको छोड़ दिया गया, कोई दंड नहीं दिया गया, लेकिन दोबारा में उनसे 10,000 रुपये तक जुर्माना लिया जा सकता है, जिसकी जो संख्या है 10,000 से वो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। 14(3) जो है इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का पालन करने में असफल रहना जिसमें किशोरों के रोजगार से संबंध के नियम का उल्लंघन शामिल है, इसके लिए साधारण कारावास जिसे 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो है 10,000 रुपये या इसको बढ़ा सकते हैं या दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जो धाराएं हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 17 की। तो निरीक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो धारा 17 के अंतर्गत है। 17(a) में जिलाधिकारी प्रावधानों को लागू करेंगे और इस कार्य के लिए जिला नोडल पदाधिकारियों को नियुक्त करेंगे, ठीक है। जिलाधिकारी विमुक्त एवं पुनर्वास हेतु गठित जिला कार्य बल के अध्यक्ष होंगे। तो ये ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर, ये याद रखिएगा कि जिलाधिकारी जो होते हैं पूछ लेंगे कि विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु गठित जिला कार्य बल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए जिलाधिकारी होंगे। इन्हीं से आएगा क्वेश्चन आपका, ये समझ लीजिए, छोटी छोटी लाइन्स होती है, इनसे उठकर आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। 17(b) देखते हैं कि समुचित सरकार द्वारा बाल श्रमिकों का निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जहाँ तक हो सके बाल श्रम खत्म हो जाए, ठीक है। तो इतना आपको समुचित सरकार को इतनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि बाल श्रमिक जो हैं उनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, उन्हें शिक्षा के अधिकार से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिकायत किससे और कहाँ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्योंकि आप हॉस्टल वार्डन बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो शिकायतें हैं किसी भी अधिकार से संबंधित वो कहाँ की जाती हैं। तो सबसे पहले ही हम प्रत्येक थाने में जो विशेष किशोर पुलिस यूनिट होती है जो कि हमारे छोटे बालकों के लिए ही होती है, फिर चाहे आप पॉस्को एक्ट पढ़ रहे हों, चाहे चाइल्ड मैरिज एक्ट पढ़ रहे हों, चाहे आप ये चाइल्ड लेबर एक्ट पढ़ रहे हों, इन सभी में पहली शिकायत आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में विशेष किशोर पुलिस यूनिट से करनी होगी, ठीक है। सरकारी एवं गैर सरकारी बाल गृह आदि में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में भी जाकर शिकायत कर सकते हैं जब आपकी छोटे स्तर पर सुनवाई ना हो रही हो तो, ठीक है। नंबर 4, ये जो नंबर है इसको तो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, मोबाइल में ही नोट कर लीजिए कि 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। चाहे आपके घर में किसी बच्चे का शोषण हो रहा हो, आस पड़ोस में हो रहा हो, अगर आप हॉस्टल वार्डन नहीं भी हैं तो एक सामान्य नागरिक होने के तौर पर भी आपको ये नंबर पता होना चाहिए। और अगर आप इस तरह की जो परेशानियां हैं इनको अपने समाज में होते हुए देख रहे हैं तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको 1098 पर कॉल करके सूचना देनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब बच्चे को बचा लिया जाता है उसके बाद के क्या क्या कार्य होते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो ज़रूरी कार्य हैं उन्हीं को लिया है, वरना जो आपकी क्लास है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें जो किशोर श्रमिक होती हैं उनकी सुरक्षा व पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन स्थानों से बच्चों को निकाला जाता है जैसे आपराधिक मामलों से बाल श्रमिकों को निकाला गया, तो उनको सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है क्योंकि कहीं वो दोबारा से उसी चंगुल में ना फंस जाएं, ठीक है। पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोर श्रमिक अगर चाहता है तो उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए मनोवैज्ञानिक वगैरह से। अगर किशोर श्रमिक को आवश्यकता है तो FIR या कानूनी सहायता आदि भी की जा सकती है। आप देखते होंगे कि किडनैपिंग हो जाती है माता पिता के बच्चों की, तो किडनैपिंग में क्या होता है, बच्चे इस तरह के चंगुल में फंस जाते हैं, फिर जब वो दोबारा से उस चंगुल से निकलते हैं तो माता पिता भी ये चाहते हैं कि भाई FIR हो, कानूनी प्रक्रिया हो। जिसने मेरे बच्चे को इस तरह अपने मतलब फंसा के रखा है, बहला फुसला के, और इतना कठोर काम कराया है, तो उसको जेल या फिर दंड मिलना चाहिए। तो कानूनी सहायता की भी जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। विचारण प्रक्रिया जो है उसका निपटान सही समय पर और शीघ्र होना चाहिए। और उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है जिससे वो अपना भविष्य जो है वो उसको सुधार सकें, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉस्टल वार्डन व स्कूल की क्या भूमिका होती है। तो हॉस्टल वार्डन और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका हर एक्ट में यही है कि आप अपने स्कूल की जो उपस्थिति है उस पर कड़ी नज़र रखें, ठीक है। 100% नामांकन सुनिश्चित होना चाहिए। विद्यालय में बाल श्रम, बाल अधिकारों से संबंधित कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक, चलचित्र आदि का संचालन करना चाहिए। नुक्कड़ नाटक होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को बुलाकर इस तरह के नाटक किए जाते हैं तो बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं ना कि पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है, सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर यहीं पर आपको सुनने के साथ देखने को भी मिल जाए तो जो चीज़ आप समझना चाहते हैं वो आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाएगी, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाल श्रम अधिनियम व नियमावली और बाल संरक्षण संबंधी संस्थागत तंत्र के बारे में माता पिता व बच्चों में जागरूकता पैदा करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या हो कि पेरेंट्स मीटिंग के साथ ही आपको इस तरह की कार्यशालाएं लगा लेनी चाहिए कि जिसमें माता पिता और बच्चों को बुलाकर जो एक्ट हैं, जो अधिनियम हैं बाल बच्चों से संबंधित और माता पिता की जो अधिकार हैं उनको बताना चाहिए, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का समय समय पर प्रशिक्षण जो है वो होना चाहिए। लगातार 30 दिन तक विद्यालय में किसी बालक की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, तो माता पिता से उसकी जानकारी लेना चाहिए कि भाई बच्चा 30 दिन से ज़्यादा हो गया है, क्यों नहीं आ रहा। और अगर माता पिता जानकारी नहीं देते हैं तो आप जिला प्रशासन को सूचित कर सकते हैं, ठीक है। बाल श्रमिकों का सर्व शिक्षा अभियान के तहत नामांकन या पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना, छात्रावास में रहने वाले बच्चों की देखभाल व सुरक्षित स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना, ये हॉस्टल वार्डन की ही जिम्मेदारी होती है। बाल श्रम से बचाए गए बच्चों को भावात्मक समर्थन देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप भी अगर वही तानाशाह बन जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपसे बच्चा अपनी बात कहने में डरेगा, क्योंकि वो खुद इस तरह के माहौल से निकल कर आया है जहाँ पर उसको डर के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो आपसे अगर उसको भावात्मक समर्थन मिलेगा तो अपने भविष्य में आगे अच्छा कर पाएगा, ठीक है। नंबर 9 है कि ये अधिनियम किसी भी व्यवसाय प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में अनुकूल है, ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो आई होप कि आपको ये जो एक्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे जो और बच्चे हैं वो भी जुड़ सकें। बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।